दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश और आप देखें पॉपुलर कन्वर्सेशन। इस ज़माने में सत्ता की लालच और कुर्सी का मुँह कोई छोड़ नहीं पाता है और कहते हैं इतिहास दोहराता है। तो इसी इतिहास दोहराने और सत्ता की लालच में दो व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इतिहास की दौर में झाँक के देखें तो इंदिरा गांधी हैं और वर्तमान में देखें तो ममता बनर्जी हैं। ऐसे ही कुछ कहानी ये रही कि 1975 में भी इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी से बहुत प्यार था, उनको मोह था, सत्ता की लालच उन्हें भी थी। उनके बेटे संजय गांधी भी ऐसे ही थे। कांग्रेस को चलाने में संजय गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो अपनी मां को हर फैसले देते थे जो उनकी मां करती थी। जो वो डिसाइड करते थे वो होती थी। पार्टी की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी, संजय गांधी ने किया था कि लगभग कांग्रेस के हर नेता संजय गांधी की बात मानते थे। और सिचुएशन ये रही कि आने वाले दिनों में जो इतिहास बनने जा रहा था या भविष्य में होने जा रहा था, ऐसे कुछ कहानियाँ थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद की हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक फैसले दिया। इंदिरा गांधी 6 वर्ष तक चुनाव और उनकी रायबरेली की सीट लोकसभा वाली वो रद्द की जाती है। और इसी सिचुएशन में इंदिरा गांधी ने 1975 को इमरजेंसी लगा दिया। ये घटना इसलिए चली क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि सत्ता न छोड़े, वो चाहती थी भारत को राज करे, क्योंकि उनके बाद उनके बेटे की बारी थी, संजय गांधी थे। राजीव गांधी से तो इतना लेन देन था नहीं, न उनसे कोई मतलब, वो बाहर रहते थे, उनका पायलट बनने का मन था। और यही सिचुएशन हुई। इंदिरा गांधी के दौरान पार्टी में टूट हुई और सिचुएशन ऐसे चलता ही रहा, हमेशा आगे बढ़ते ही रहे। एक समय बाद आया आपका 1975 तो बीत चुका था, चलिए ठीक है। अब आया 2026। और 2026 में ममता बनर्जी ने बंगाल से चुनाव हार गई और उन्होंने भी यही किया। उन्होंने ब्लेम डाले कि चुनाव आयोग ने उनके साथ खेल खेला है, वोटिंग की चोरी हुई है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पीसीआई ने बार बार अपने हलफनामे दायर करके सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने हर बार उनको बरी किया कि पीसीआई में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, ईवीएम में भी कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, तो वोटिंग की चोरी कैसे हो जाएगी। पर ममता बनर्जी को सत्ता की लालच और भूख इतनी तेज रही कि वो हर बार ईवीएम चोरी के नाम पर डाल देती थी। जब ममता बनर्जी 2022 में चुनाव जीते तो उस समय भी यही बयानबाजी हुई कि वोटिंग की चोरी हो रही है, वोटों की। तो क्या ममता बनर्जी यह बात बता सकती जब वो चुनाव उतनी टाइम जीती 2022 में, तो चुनाव जीतने पर उन्होंने क्यों नहीं कहा कि वोटों की चोरी हुई थी? या 2021 की बात है, चुनाव कैंपेन के दौरान ईवीएम का मुद्दा क्यों आ जाता है हर बार? क्या यह जरूरी है मुद्दे लाने को? विपक्ष जानता है कि वर्तमान सत्ता जो है प्रेजेंट में है वो अच्छे काम कर तो रही है, तो देश के हित में काम करती है। ऐसा नहीं है कि वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% वो काम ही कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अपने समयानुसार हर पार्टी देश के लिए काम करती है, लेकिन सत्ता की लालच किसी पार्टी को नहीं होती है। ममता बनर्जी ने चुनाव चोरी के नाम पर, वोटिंग चोरी के नाम पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। अंततः राज्यपाल ने उन्होंने विधानसभा को भंग दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भरी संवैधानिकता की जो हमारी जो मूल है, संविधान हमारा, जिसकी नैतिकता है, मोरालिटी है, जिसे देश मानता है, न्यायपालिका हमारी मानती है, पर ममता बनर्जी ने उसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने संविधान के तहत उन्होंने कोई जाके अपनी रिजिग्नेशन नहीं दी, यानी इस्तीफा पत्र उन्होंने नहीं जाके दिया वहाँ पे विधानसभा में। तब राज्यपाल ने उन्होंने उस विधानसभा को भंग किया।
ऐसे ही सेम चीज़ इंदिरा गांधी ने भी किया था। इंदिरा गांधी ने भी अपने चुनाव से वोटिंग से बचने के लिए, चुनाव हारने की डर की वजह से इंदिरा गांधी ने भी 1975 में 352 यानी 352 का ही इस्तेमाल किया, संविधान के 352 का इस्तेमाल किया। वो सेंटर है, अब 352 का इस्तेमाल वही कर सकता है तो सेंटर में हो, सेंटर में कांग्रेस। आप यही एज्यूम कीजिए, अगर यही ममता बनर्जी सेंटर में होती तो आज ये भी 352 का इस्तेमाल करती, तो आज भी इमरजेंसी लग जाती। पर ऐसा तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी के पास ऐसी पावर है ही नहीं। ममता बनर्जी 352 इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। अगर सोचिए अगर उनके पास होता तो सभी आज जो हुआ, राज्य उन्होंने किया, राज्यपाल के पास जाके नहीं, इस्तीफा तो नहीं दिया। और ये कहीं न कहीं इस बात को जताता है, तानाशाही आपके मन में तो थी, आपके अंदर इंदिरा गांधी वाली हरकत तो थी। आप थी इंदिरा गांधी और आपके बेटे अभिषेक बनर्जी, जिसे भतीजा बोलती हैं, वो थे संजय गांधी। आपको ये नहीं पता कि आप कितनी बड़ी गलत कर रहे हो, आप इतिहास को दोहरा रहे हो। जनता की जो भी इच्छा है वो सबको पता है। बीजेपी हार रही है, जीत रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है क्या बीजेपी देश के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने बंगाल को अच्छे से नहीं चलाया है, आपने अच्छे से बंगाल को चलाया है, पर बंगाल में आपने कहीं न कहीं वोटिंग के चक्कर में बहुत सारे लोगों को बांग्लादेश से अंदर भी लाया है। आप हमारी आर्म फोर्सेस को ज़मीन तक अलॉट नहीं कर रही हो। क्यों नहीं कर रही हो? क्या वो ज़मीन आपकी है? वो ज़मीन आपकी नहीं है, वो ज़मीन देश के हित की है, वो देश की सुरक्षा के लिए। आर्मी हमारी देश की सुरक्षा के लिए है। और आप क्या बात कर रहे हो? आप उनको ज़मीन अलॉट नहीं करोगे? कल के चाइना पाकिस्तान हमारे दो दुश्मन हैं, हमारा चिकन नेक का इलाका काट दिया, हम कैसे लड़ेंगे उनसे युद्ध? हमारी आर्मी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, हम कैसे भिड़ेंगे उनसे? आपको आइडिया भी है? ठीक है, सत्ता का लालच ठीक है, आपने की, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पर क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से भी ऊपर है? आपके राष्ट्र के खिलाफ जाएंगी? क्या संविधान के खिलाफ जाएंगी आप? ऐसा नहीं होता है। आपको कॉन्फिडेंस आ गया था ममता बनर्जी को समय के साथ, इसलिए उन्होंने जब 2021-22 में जब चुनाव हुए और उन्होंने उनके अंदर इंडिया गठबंधन का, जब क्या कहते हैं कि एकजुट हुआ है, इंडिया गठबंधन बना, विपक्ष एकजुट हुआ है, इंडिया गठबंधन बना, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। तब ममता बनर्जी उस समय कह रही थी कि हम करेंगे, हम चुनाव जीतेंगे, और शायद जीत भी जाती है। ममता बनर्जी के अंदर एक कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस था कि आने वाले समय में शायद वो पीएम बन जाए। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। इतना कॉन्फिडेंस ममता बनर्जी को नहीं करना चाहिए था। 2026 में जो आपके चुनाव हुए, आपकी पार्टी टूट गई, कई खंडों में टूट गया। जो आपके सांसद थे, विधायक थे, वो भी चले गए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ठीक था, चला सकती थी, लेकिन देश के ऊपर नहीं है यार, ये लोकतंत्र है। आप शायद भूल गए कि लोकतंत्र में जनता ही आगे होती है, और जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है, हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग ही डिसाइड करेंगे इस देश पे राज कौन करेगा। हमारे देश में असली पावर सेंटर में है, ना कि स्टेट में। और भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, हमारा सेंटर मजबूत है। ममता बनर्जी ने जो हरकत किया, या भविष्य में जो भी पार्टियाँ ये हरकत करती किसी भी स्टेट में, हमारे सरदार पटेल जो है ना,
वो जानते थे इन चीज़ों को लेकर कि भविष्य में भारत के सामने बड़ी चुनौतियाँ बनेंगी, इसलिए उन्होंने हमारे सेंटर को बहुत मजबूत करके गया है। हमारा सेंटर मजबूत है, सेंटर के पास सारी शक्तियाँ हैं। सेंटर चाहे तो राज्यों को मिला लेगा, सेंटर चाहे तो राज्यों को घटा लेगा, उनकी सीमाओं को बदल सकता है, उनको दो भागों में भी तोड़ सकता है प्रशासन की वजह से। ऐसा नहीं है कि वो मनमानी करे, और संविधान के तहत ही करेंगे, मनमाना नहीं करेंगे, लेकिन सेंटर पावर में है। संविधान हमारा जो पावर देता है वो सेंटर को देता है, ना कि स्टेट को देता है। भारत जो स्टेट बना है वो भारत राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 53 में ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, यानी हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, और ऐसा हो भी नहीं सकता कि हम राज्य को तोड़ के अलग देश बना सकें। ये पावर किसी पार्टी के पास नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए। आपने दिमाग तो अच्छा लगाया, जनता को भी उम्मीद थी कि आने वाले भविष्य में शायद आप पीएम बने, ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी आपने तो गलत कर दिया। आपको करना नहीं चाहिए था ऐसा। आपको देश हित सर्वोपरि होना चाहिए था आपके सामने। आप देश को सबसे ऊपर रखती तो आज आपकी न पार्टी टूटती, न आप टूटती, चुनाव हारती। और हर बार ये मुद्दा जो बना के आप डालते हो, ईवीएम, वोट चोरी, छोड़ दो ना। SIR के लोग क्या प्रोसेस उठा रहे हो? आपको पता भी है देश में कई बार SIR हो चुका। आप जनता को तो घुमा रहे हो, जनता का नाम काट रही है, चुनाव आयोग जनता का नाम काट रही है, SIR करके यहाँ से निकालना चाहती है, तो निकालेगी ना भाई। हमारे देश में 140 से 145 करोड़ आबादी है। किसी अन्य देश का नागरिक हमारे देश में घुस जाएगा, हमारे देश के लोग कैसे जी पाएंगे? तो हमारे देश के लोगों के जो हक है, अधिकार है, उनकी जगह पे नौकरी करेगा, उनकी जगह पे फ्री का राशन लेगा, उनकी जगह पे ज़मीन में रहेगा, उनकी जगह सरकारी ज़मीन को हड़पेगा, उनके कल्चर को बर्बाद कर देगा। और आप चाहती हैं कि इस देश में घुसपैठिए रहेंगे? क्यों रहेंगे? ये अधिकार उनको है ही नहीं। हमारा संविधान उनको इजाज़त नहीं देता। आप कैसे हो सकते हो कि आप इजाज़त आप लेके आप उनको एंट्री करवाओगे? अगर पूरे बंगाल में हम कलकत्ता को हटा दें तो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल गरीब देश है। एक गरीब जैसा फील होता है, वो लगता ही नहीं इंडिया का पार्ट है। और आप चाहती हैं कि हम उनको यहाँ से बाहर न निकालें? क्यों नहीं निकाल सकते? हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है, कार्यपालिका को इजाज़त नहीं देता। कार्यपालिका हमारे हितों को सर्वोच्च पे रखेंगी, टॉप पे रखेंगी, हमारे से खिलाफ नहीं करेंगे। आपका काम है देश चलाना, देश के साथ जनता का ध्यान रखना, जनता की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करना, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सड़कें, लाइट, परिवहन, इन सब पे ध्यान देना होगा। उनको रोजी रोटी से लेके, पेन की जीप से लेके हर सामान देना होता है। ये है कार्यपालिका का काम। कार्यपालिका का काम ये नहीं है तो बाहर के लोगों को बुलाए, वोट ले, जीते और सत्ता में शासन करे। ऑफिस में बैठकर बिस्लरी का पानी पी के, AC का हवा खा के इस देश को नहीं चलाया जा सकता। इस देश को चलाना है तो ज़मीन में आना पड़ेगा। ऐसे ही जब महात्मा गांधी भारत में आए तब उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से कहा था, अगर इस देश को जानना है तब देश को घूमिए। तब गांधी जी ने ट्रेन से यात्रा की पूरे भारत को समझने के लिए।
ऐसे नहीं हुआ इस भारत को समझने के लिए। और आप चाहती हैं कि आप ऐसा करें, ऐसा संभव नहीं है। आपका प्यार मोहब्बत अपने भतीजे से जो भी हो वो आपका व्यक्तिगत है। इस व्यक्तिगत के चक्कर में देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, और देश इस नुकसान को झेलने के लायक नहीं है, न झेल पाएगा। ममता बनर्जी का जो आज का ये टूट हुआ पार्टी में, या ममता बनर्जी जो हारी, वो स्वयं जिम्मेदार है। मैं ममता बनर्जी से उम्मीद करूंगा, आपने अच्छे काम किए हैं, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपसे बड़ा देश है, देश से सर्वोपरि और कोई नहीं है। तो आप ऐसा काम मत कीजिए, और समय के साथ देश को आगे बढ़ाइए। इस देश को आज़ादी मिलने में लगभग 200 साल लग गए। इस 200 सालों जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान से बना बांग्लादेश। तो इन 200 सालों में, और ये 1947 के बाद लगभग 80 सालों के अंदर में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, और आज हमारा देश अच्छे खासा चल रहा है, धूमधाम से चल रहा है। इसको तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, जितना हो सके इसको जोड़ के रखिए। इस अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है, सत्ता आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, पर यह देश रहना चाहिए। तो उन्होंने सही कहा है, यह देश रहना चाहिए, पार्टी नहीं रहनी चाहिए। इस देश के लोग रहने चाहिए। इस देश को चलाने वाला भतीजा बेटा परिवारवाद नहीं होना चाहिए। नेपोटिज्म मत लाओ। आपको नेपोटिज्म लाना है तो अलग जगह लाओ, और किसी सेक्टर में लाओ, और किसी बहुत सारे सेक्टर है उनमें ले आओ, पर देश को चलाने के लिए नेपोटिज्म का इस्तेमाल मत करो। ऐसा काम मत करिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ बीजेपी है, टीएमसी है, सपा है, बसपा है, अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी। मैं किसी एक पार्टी को लेकर नहीं कह रहा हूँ, मैं लगभग सभी पार्टी को कह रहा हूँ। जहाँ देश हित हो, जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, या राष्ट्रीय हित हो, या जनता का हित हो, अपने स्वार्थ से ऊपर हो, उन पार्टियों को आगे आना चाहिए और देश की कमान उनको संभालनी चाहिए। लेकिन देश ऐसी हरकतें मत करो जहाँ देश टूट जाए, क्योंकि देश ने बहुत पहले से बहुत सारे तकलीफों को झेल के ही आज़ाद हुआ है। दोबारा ऐसी हरकतें मत करो। ठीक है, आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं।